तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआर करियर इलेक्ट्रिकल पर। तो आपको पता होगा कि हम विविध एग्ज़ामों के जो भी टेक्निकल फील्ड में पेपर हुए हैं उनका सॉल्यूशन कराते हैं, और नॉन टेक्निकल एंड टेक्निकल दोनों ही जितने भी तरीके के एग्ज़ाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन भी यहाँ पे कराई जाती है। आज हम लेके आए हैं राजस्थान टेक्निकल हेल्पर 2018 को 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसे हल करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि अभी सिलेबस बदला और अब मेंस एंड प्री वाला सिस्टम लागू कर दिया गया है, अप्लाइड कर दिया गया है। पहले टोटल 150 क्वेश्चन आया करते थे, जिसमें 100 क्वेश्चन तो टेक्निकल के हुआ करते थे एंड 50 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के हुआ करते थे। तो हम पोर्शन जो हल करने जा रहे हैं वो टेक्निकल का ही हल करने जा रहे हैं, और इस पोर्शन में हम इन्हें दो भागों में बांटकर, दो यानी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम इसे हल करेंगे इस पेपर को। विथ आंसर की के साथ है, मगर हम व्याख्या सहित इस एक एक क्वेश्चन का आपको हल देंगे। तो हम इसे 2 पार्ट में हल करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हम आपको 50 क्वेश्चन हल करवा रहे हैं, और सेकंड पार्ट में 50, तो कुल मिला के ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल हो जाएगा। फिर हम सेकंड शिफ्ट में आएंगे और फिर थर्ड शिफ्ट में आएंगे, और ऐसे करके जितने भी पेपर 2018 में हुए हैं उन्हें हम हल करवा देंगे। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले हर एक एग्ज़ाम की, हर एक तरीके के एग्ज़ाम पेपर के सॉल्यूशन की, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए। अन्य प्लेटफॉर्म जैसे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन का हल बहुत आसान भाषा में अपडेटेड लेवल के साथ मिलेगा, और आप यहाँ पे जुड़े रहिए। अभी आपको पता होगी कि अभी इसकी वैकेंसी आई है, और लगभग 2 से 3 महीने में ये पेपर करवा देंगे, है ना, क्योंकि ज़्यादा ये समय नहीं लेंगे, क्योंकि इनको भी ये, क्योंकि बहुत पहले ही बजट में पेश हो चुकी थी, ये बहुत संघर्ष के बाद ये वैकेंसी आई हुई है। तो आइए हम चलते पेपर की ओर हल करने, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन पे आवेश होता है, सिर्फ माइनर सी पोलैरिटी प्लस एंड माइनस का डिफरेंस आ जाता है। तो आपको पता होगा कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम क्या होता है, कूलाम। कूलाम पता होगा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है। कूलाम नाम के वैज्ञानिक थे, कूलाम का सिद्धांत भी आता है। तो ऑप्शन में ये चेक कर लो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1.6 होता है, एक्चुअल में 62 नहीं होता है। अब इनने दिया है तो इंटू -19 कूलाम आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ई क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट में 10 एम्पियर का करंट प्रवाहित कराने सर्किट से होकर कितने कूलाम का चार्ज आएगा। तो कूलाम आवेश यानी क्यू बराबर क्या होता, आई इंटू टी। क्या होता है, आई इंटू टी। तो हमें आई भी दे रखा, टी मिनट में दे रखा है, जबकि आप जानते होंगे कि सेकंड। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो कहोगे 60 सेकंड होते हैं। तो 10 इंटू 60 बराबर कितना हो जाएगा, तो कहोगे 600 हो जाएगा। 600 क्या हो जाएगा, कूलाम। क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो 600 ऑप्शन देख लो। तो ऑप्शन नंबर ई हमें 600 दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई राइट आंसर। बिल्कुल व्याख्या सहित बहुत इजी भाषा में से हल कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कि भूरे, हरे और दूसरा चमकीला लाल रंग का रजिस्टर। आप कलर कोडिंग पढ़ा करते होंगे, तो भूरे की एक आती है। अब एक हमें यही दिख रहा कि फर्स्ट ही ऑप्शन में, तो अब ज़्यादा जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और पढ़ती तो हम हरा भी जाते। तो ऐसे हल कर लेते, तो ऑप्शन नंबर ए ही राइट आ गया, क्योंकि भूरा
काला, फिर भूरा, फिर लाल, है ना, फिर नारंगी, ऐसे हम चलते जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 का क्या हो गया, ए हो गया। चौथे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा डिवाइस मुख्य रूप प्रतिरोध ताप सेंसर और वर्तमान सीमित डिवाइस के रूप में उपयोग होता है। आपको पता होगा कि कैटेगरी 4 होती रेजिस्टेंस के आधार पर। पीटीसी होता है एक था एनटीसी, एक होता एलडीआर और एक होता वीडीआर। पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशेंट, लाइट रजिस्टर, डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। तो ये जो एनटीसी होता है ये आपको सेंसर के रूप में मिल जाएगा। इसका उपयोग कर लेते हैं और ये अचालकों और अर्धचालकों का ताप गुणांक भी एनटीसी ही होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अगर 3 ओम के समान प्रतिरोध तीनों रजिस्टरों को श्रेणी यानी सीरीज क्रम में जोड़ा जाए तो इसका समतुल्य। आप जानते होंगे कि सीरीज क्रम में कुल प्रतिरोध जुड़ता है तो 3 है तो 3 तीर का क्या हो जाएंगे, 9। समानांतर में कुल प्रतिरोध घटता है यानी 3 ओम से भी कम जाता, यानी 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो कितना आ जाता, 1 ओम। समानांतर क्रम में कितना आ जाता, 1 ओम, जबकि 9 यानी 8, इन 9 गुना ज़्यादा चला गया। ठीक, चलते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। प्रदीप्ति की इकाई क्या, तो प्रदीप्ति की इकाई होती है लक्ष्य। क्या होती है, लक्ष्य। हेनरी होती है प्रेकत्व की। डेसिबल क्या होती है, तो कहोगे डेसिबल होती है डीवी दूरी की, है ना। कूलाम आवेश की। टेस्ला जो होती है एसआई घनत्व है, यानी फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई टेस्ला होती है। क्या होती है, टेस्ला होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कहोगे डी। प्रदीप्ति फ्लक्स की क्या होती, तो कहोगे ल्यूमन होती। प्रदीप्ति तीव्रता की तो कहोगे कैंडेला होती है ना। तो ये सब याद रखें जरूर। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी, और सब्सक्राइब करने के बाद इसे शेयर करें जिससे कि हर व्यक्ति के पास इसे हम पहुंचा सकें। अगर कॉइल का प्रतिरोध 15 ओम है और कॉइल का इम्पीडेंस 25 ओम है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी एक्सएल पूछ रखा है। क्या पूछ रखा है, एक्सएल पूछ रखा है। तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा जेड माइनस आर स्क्वायर, जेड भी स्क्वायर रहेगा। तो क्या रखोगे, रख दो मान 25 का स्क्वायर 600, रुक जाइएगा, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 15 का स्क्वायर 225, अंडर रूट माइनस किया 400 और 400 का वर्ग भाई कितने का है, बोलोगे 20 का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज करेक्टली इजी एंड करेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर सही होगा। चलते आगे। आग के इनमें से कौन सा वर्ग विद्युत उपकरणों के कारण होने वाले अग्निशामक में, उपकरणों की बात आए तो और सी आते हैं, और तार की बात आई यानी कि विद्युत इलेक्ट्रिकल वायर में तो वो डी आती। तो सी राइट होगी। सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आता है CTC होता है। इसका उपयोग यानी हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र का उपयोग कर लेते हैं हम, किसकी, विद्युत से लगी। तो उपकरणों में सी और वायरों में डी। तो ये कभी आप भी भयभीत ना हो क्योंकि आप भयभीत हो जाते हैं। चलते हैं आगे 9वें क्वेश्चन की ओर। एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर में मोड़ों का अनुपात, तो स्टेप अप है तो इकाई से अधिक होगा, स्टेप डाउन है तो कहोगे स्टेप डाउन में क्या होगा, तो कहोगे स्टेप डाउन में इकाई से कम होगा, है ना। यानी ये लिख सकते थे कि इकाई से अधिक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन है कि अगर किसी, क्वेश्चन क्या है, अगर किसी कंडक्टर में 40 कूलाम चार्ज और 4 सेकंड से ज़्यादा प्रभावित होता तो करंट। अभी मैंने बताया कि देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी, क्योंकि हमने पढ़ा है क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। ठीक है, तो भैया हमें मान क्या दे रखा, 40 कूलाम बटे 4, तो बराबर कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर क्या आ जाएगी, राइट ऑफ करंट, यानी 10 एम्पियर क्या रहेगी, करंट आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, वी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर किसी बैटरी का वोल्टेज
120 वोल्ट है और चार्ज 2 ओम है। कितना है? 2। तो हस्तांतरित ऊर्जा कितनी होगी? ऊर्जा क्या है? हस्तांतरित ऊर्जा। तो आप जानते होंगे कि Q बराबर भी C इंटू भी होता है, ठीक है, धारिता। और ये भी लिख सकते हो W बराबर भी C इंटू भी होता है। तो रख दो, रखोगे मान तो 120 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 240। क्या आ जाएगा? जूल, क्योंकि ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल होती है। 12वें क्वेश्चन की ओर आते हैं कि प्रतिरोध का रेसिप्रोकल यानी व्लोम अनुपाती व्यतिक्रमानुपाती क्या है? तो आपको पता होगा कि चालकता होती है। कैसे बनाते हैं ये? क्या होती है? चालकता होती है। क्या होती है? चालकता होती है। चालकता नहीं होती, चालकत्व होता है। कंडक्टेंस चालकता और कंडक्टेंस यानी चालकत्व। चलते आगे 13वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, न्यूमेरिकल तौर पर ये है। क्वेश्चन है कि एक करंट प्रभावित होने वाले कंडक्टर का क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर और इसकी लंबाई 1 मीटर। अगर इसका प्रतिरोध 1 ओम हो तो इसकी प्रतिरोधकता देखो, पहले तो सूत्र हो R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन ए। तो हम इसे बदल लें तो क्या हो जाएगा? रो बराबर R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिरोधकता ना ही तापमान और लंबाई पर निर्भर नहीं करती है। तो आइए मान रखते हैं भैया 10 R कितना है? 1 इंटू 10 वर्ग मीटर और अपॉन 1 तो कितना आ जाएगा? 10। 10 कितना आएगा? 10 मीटर, यानी प्रतिरोधकता क्या आ जाएगी? ओम मीटर। आपको पता होगा प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। कि क्या होती है? तो कहोगे ओम मीटर होती है। 14वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है सिलिकॉन परमाणुकता कि सबसे बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते, तो आपको पता होगा अर्धचालकों में 4 होते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कहोगे 14 होता है सिलिकॉन का। जर्मेनियम का कितना होता है? तो कहोगे 32। आप जब कक्षा में भरोगे तो ये आएगा। कार्बन का कितना होता है? 6 हो जाता है। चालकों में 4 से कम होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं। एक्चुअल में वो बैलेंसी ही इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम कक्षा में जो हमें मिलते हैं। और अचालकों में आप बोल सकते हो 6 से 8 तक पहुंचते हैं, ठीक है। चलते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। एसी के औसत मान और आरएमएस अनुपात को हम क्या कहते हैं? तो कहोगे फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अगर कोई पूछ ले कि पीक फैक्टर क्या होता है, पीक फैक्टर क्या होता है, तो होता है शिखर मान बटे आरएमएस मान। आरएमएस मान क्या होता है? आरएमएस मान। तो ये आप याद रखो, फॉर्म फैक्टर औसत मान बटे आरएमएस मान, प्रभावी मान यानी इफेक्टिव वैल्यू, है ना। चलते अगले क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल होता है? तो आपको पता होगा इंडक्शन जो टाइप वाट मीटर होते हैं वो सिर्फ एसी पे वर्क करते हैं, और डायनामो टाइप जो होते हैं वो एसी डीसी दोनों पे वर्क कराते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की ओर कि एक सॉफ्ट ग्रेफाइट ब्रश का संपर्क क्षेत्रफल वर्ग मीटर 5 वर्ग सेंटीमीटर। अगर पदार्थ की करंट डेंसिटी 9 एम्पियर प्रति वर्ग सेंटीमीटर हो तो करंट प्रभावित, तो आई का क्या होता है कि ये होता है 9 इंटू आप रखोगे 5 तो हो जाता है 45 एम्पियर, क्योंकि धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। तो क्या होगा? 17 का हो जाएगा ए। चलते आगे क्वेश्चन की ओर कि एक हीटर 250 वोल्ट पर और 4 एम्पियर करंट पैदा करता है तो कितनी बिजली खर्च होगी? तो आपने पढ़ा होगा कि P बराबर क्या होता है? BI। तो V भी दे रखा है, I भी दे रखा है, तो रख दें हम मान जल्दी से। तो मान रखेंगे तो क्या है कि 250 इंटू 4 तो कितना आ गया? 1000, और 1000 बराबर 1 यूनिट, तो 1 किलोवाट हो गया ना। यानी 1 यूनिट हम खर्च कर रहे हैं, यानी 1 किलोवाट यूनिट एक कर रहे हैं खर्च। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? वी राइट आंसर होगा। चलते आगे क्वेश्चन 19वां।
बैटरी के समानांतर संयोजन में जोड़ा जाता है। तो हम जब एसी सर्किट में यही करते ना तो उस समय में वोल्टेज समान मिलता है। यहाँ पे उद्देश्य होता है करंट की क्षमता को बढ़ा सकें। अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहे थे तो वोल्टेज को बढ़ा सकें, ये उद्देश्य होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए हम चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लेड एसिड बैटरी के विशिष्ट गुरुत्वा का इस्तेमाल अक्सर इसको मापने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा कि डिस्चार्ज का तो हमें वैसे ही पता चल जाता है कि बैटरी आउटपुट नहीं दे रही, मगर चार्ज का पता कैसे करें, तो वो इसी किससे करते हैं, हाइड्रोमीटर से अपेक्षित घनत्व मापते हैं और हाइग्रोमीटर से सापेक्षित घनत्व मापते हैं, है ना। तो इससे हमें पता चल जाता है कि फुल चार्ज है 50% चार्ज है, 75% चार्ज है, 25% यानी विशेष गुरुत्व अगर 1.23 है यानी कि चार्ज है, फुल चार्ज है ना। तो चलते अगले क्वेश्चन 21वें। इनमें से कौन सा चमकीला लैंप हरे रंग की रोशनी देगी। ये एक्चुअल में फ्लोरोसेंट पदार्थ होते हैं। अगर हम बात कर लें कि कैल्शियम टंगस्टन तो नीले कलर का दे देता है, तरंग दैर्घ्य इसकी 4400 आइग्रोस्ट्रॉन होती है। मैग्नीशियम टंगस्टन जो होता है ये आपको नीला सफ़ेद दे देता है, 4800 आइग्रोस्ट्रॉन इसकी तरंग दैर्घ्य होती है, ठीक है। केडियम जो सिलिकेट होता है, क्या होता है, केडियम सिलिकेट ये पीला और गुलाबी रंग दे देता है और ये 5950 इसकी तरंग दैर्घ्य होती है ना। ये याद होनी चाहिए। केडियम बोरेकेट होता है ये गुलाबी रंग दे देता है, इसकी जो होती है 6150 होती है। तो जिंक सिलिकेट जो होता है ये हरा रंग देता है। क्या करता है, ये हरा रंग देता है। क्या करता है, ये हरा रंग देता है। और इसकी अगर तरंग दैर्घ्य का भी पूछ ले तो ये होती है 5250 आइग्रोस्ट्रॉन। क्या होती है, आइग्रोस्ट्रॉन होती है, ठीक है। तो ये याद रखें, सब मैंने बता दिए। फ्यूज मुख्य कार्य निम्न में से क्या है। एक तो रिन्यूएबल है, यानी खराब हो जाए तो फिर बदल सकते, जबकि ये सिस्टम एमसीबी या एमसीसीबी यानी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर में ये नहीं है, नॉन रिन्यूएबल है। तो एक्चुअल में एमसीबी तो संतुलित और असंतुलित दोनों पोजीशन में हमें किसी न किसी तरीके से सुरक्षा देती, ये असंतुलित स्थिति में देता है। और ये जो बचाता है ये ओवरलोड करंट यानी अतिरिक्त धारा की रोकथाम कराता है और परिपथ के श्रेणी क्रम में लगता है, ऊष्मीय सिद्धांत पे काम करता है और फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वो इकाई से अधिक होता है। चलते 23वें क्वेश्चन की ओर। लेड एसिड बैटरी प्लेट को मजबूत बनाने के लिए धातु का उपयोग होता है। आपको पता होगा कि PvO2 की बनाई जाती है पॉजिटिव और PV की बनाई जाती है, यानी लेड पर ऑक्साइड स्पंजी लेड की ऋणात्मक होती है पॉजिटिव, ये नेगेटिव प्लेट बनाई जाती। तो इनमें संपर्क ना हो, इन्हें मजबूत बनाए, उसके लिए हम एंटीमनी लेते हैं उपयोग में। क्या करते हैं, एंटीमनी उपयोग में लेते हैं। आते हैं आगे। ब्रिज रेक्टिफायर की न्यूनतम कितने डायोड, तो आपको पता होगा 4 डायोड होते हैं। सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर में आप कहोगे 2 और हाफ वेव रेक्टिफायर में 1 की ज़रूरत होती, कितनी, 1 रेक्टिफायर की ज़रूरत होती है। तो याद रखें कि 4 हमें न्यूनतम चाहिए होते हैं, किसके लिए, सिंगल फेज। 3 के लिए चलते तो इंटू 3 कर देते, यानी 12 चाहिए पड़ते, हमें कितने चाहिए पड़ते, 12। चलते आगे। 25वां क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक लोहों के हीटिंग तत्व बनाने के लिए निम्न किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा हीटिंग जो एलिमेंट में जो बायल लगा रहता है वो नाइक्रोम का होता है, जिसका गलनांक 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। जो निकल कितना होता है, तो कहोगे 80% होता है, प्लस 20% क्या होता है, तो कहोगे क्रोमियम होता है। यानी संरक्षण देने के लिए हम क्रोमियम मिला लेते हैं। निकल का गलनांक 1453 डिग्री सेल्सियस होता है, 1453 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइक्रोम। क्या आ जाएगा, नाइक्रोम। चलते आगे क्वेश्चन। निम्न में से किस मापन के लिए थर्मोकपल का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता होगा कि तापमान मापने के लिए हम थर्मोकपल का उपयोग करते हैं।
पायरोमीटर का उपयोग हम उच्च तापमान मापने के लिए किया करते हैं। चलते अगले 27वें क्वेश्चन की ओर कि निम्न में से किस ताप परिवर्तित होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको पता होगा कि जिसका ताप गुणांक ZTC हो, यानी जीरो टेम्परेचर कॉफिशेंट, तो मैग्नीन हो गया, यूरेका कांस्टेंट धातु यूरेका हो गया, इन पे तापमान प्रभाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तापमान कितना भी परिवर्तन होता रहे ये तो इसलिए इनका उपयोग हम प्रतिरोध बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि ओम का नियम या तो आई अनुक्रमानुपाती भी ये कुल करंट के लिए और बी अनुक्रमानुपाती आई ये वोल्टेज ड्रॉप के लिए। तो ये जब है जब आर क्या हो नियत, और नियत प्रतिरोध हमें जरूर कार्बन प्रतिरोध हो गए है ना, तो ऐसे हमें बनाने पड़ते हैं। चलते हैं 28वें क्वेश्चन की ओर कि प्रतिरोधकता किसका उदाहरण है। तो प्रतिरोधकता ऐसी है रजिस्टिविटी कि एसी में भी मिलेगी और डीसी सर्किट में भी मिलेगी, लेकिन ये पेसिव घटक यानी निष्कर्षीय घटक के अंतर्गत आती है और द्विदिशीय घटक है। तो एक्चुअल में ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा कि ये दोनों ही गुण रखती है। 29वें क्वेश्चन की ओर आते हैं। परिपथ में धारा के प्रभाव के विरोध को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था कि जब कंडक्टेंस यानी कि चालकत्व प्रतिरोध का यानी विरोध कर रहा है, तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध यानी आर हो गया किसमें, ओम में। किसमें हो गया, ओम में। तो ये क्या करती है, विरोध कराती है धारा परिवर्तन का धारा के प्रभाव में, इसलिए धारा निम्न प्रतिरोध मार्ग चुनती है और चालक का इस कंडक्टर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। 30वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि संधारित्र का कभी भी कूटबद्ध नहीं किया जाता। तो आपको पता होगा कि इसकी नॉर्मल जो होती है वो हम फैराड लेते हैं फैराड, माफ करें, फैराड क्या लेते हैं, फैराड इसकी इकाई होती है, नैनो फैराडे ले लेते हैं, माइक्रो फैराडे, पिको फैराडे और फैराड, मगर किलो फैराडे कभी नहीं आता है। ये इसकी कोई इकाई नहीं है, ये इसकी कोई इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ई राइट होगा। अगला आते क्वेश्चन की केवीएल की किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अनुसार एक नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में आईआर ड्रॉप और ईएमएफ का बीजगणित दोनों बराबर यानी कि 0 होते हैं, और ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पे काम करता है। जबकि एक और नियम होता है, ये भी कहते हैं आने वाली धारा जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग 0 होता है। दूसरी बात याद रखोगे कि इनका बीजगणित योग और ये आवेग के संरक्षण नियम पे काम करता है। ठीक है, चलते आगे। डीसी मशीन की चाल किसके द्वारा मापी जाती। तो आपको पता होगा कि टैकोमीटर से हम क्या करते हैं, मशीनों की चाल मापते हैं, एम्पियर मीटर से धारा मापते हैं, मल्टीमीटर से हम धारा वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस मापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्टेज, पायरोमीटर से हम क्या मापते हैं, तो कहोगे कि तापमान मापते हैं। चलते आगे। उच्च तापमान मैंने ऊपर भी बताया है कि डीसी शंट मोटर की पोलैरिटी विपरीत हो जाने पर, यानी या तो हम डीसी शंट मोटर के आर्मेचर के टर्मिनल बदलें या फिर हम फील्ड के बदलें, दोनों में से एक कोई बदलें, तो घूमने की दिशा व्युत्क्रमण एक साथ दो ही बदलोगे, फील्ड एंड आर्मेचर, तो कोई परिवहन यानी आर्मेचर एंड फील्ड एक साथ बदलना नहीं, या तो ये या फिर आर्मेचर, दोनों में से एक कोई हमें अपनाना पड़ेगा, ऐसा आप सोच लें। 34वें क्वेश्चन की ओर आते हैं कि डीसी मशीन के यांत्रिक हानि के अंतर्गत आती है। तो आपको पता होगी कि मैकेनिकल लॉस, वायु घर्षण लॉस, और ये ट्रांसफार्मर में नहीं होता, ट्रांसफार्मर में ये क्या होता है, तो कहोगे 0 होता है। बाकी ये सब क्षेत्र हानि में आपको कॉपर लॉस मिल ही जाएंगे। ठीक है, चलते आगे। 35वें क्वेश्चन की ओर। डीसी जनरेटर में पूर्ण हास में लगभग 30 से 40% योगदान देने वाली हानि आपको पता होगी कि कॉपर लॉस, वो भी आर्मेचर, क्योंकि आर्मेचर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, जिससे कि किसी भी मशीन में 30 से 40% हानि तो आराम से कॉपर लॉस सबसे ज़्यादा हानि यही होती है। चलते आगे।
विद्युत कर्षण यानी ट्रैक्शन में निम्न में से किस डीसी मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपको पता होगा कि श्रेणी मोटर का, शंट मोटर का उपयोग हम नियत गति के लिए कर लेते हैं। चलते आगे। 37वां क्वेश्चन है कि डीसी श्रेणी की चाल निम्न किस पद्धति द्वारा नियंत्रित की जा सकती है? यानी डीसी श्रेणी की चाल, यानी श्रेणी डीसी मोटर की जो चाल होती, तो आपको पता होगा कि क्षेत्र डाइवर्टर, डाइवर्टर कब कहते हैं? जब रियोस्टेट समानांतर क्रम में लग जाए। आर्मेचर डाइवर्टर, टेप्ड से हम बाइंडिंग निकाल लें क्षेत्र कुंडली को समानांतर करके। कई तरीके, बाद लियोनार्ड विधि, कई तरीके की विधियों से हम मोटर की क्या कर सकते हैं? तो कहोगे कि हम गति नियंत्रण कर सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। हिस्टैरिसीस लूप किसको निरूपित करता है? हिस्टैरिसीस लॉस लो हानि के अंतर्गत आता है और आपको पता होगा कि ऐसे बनता है। क्या होता है ऐसे? तो ये हिस्टैरिसीस लॉस को ही बताता है और इसका सूत्र क्या होता है? तो कहोगे डब्ल्यू नीटा बराबर भी एम 1.6 एफ और टी होता है। क्या होता है? एफ एंड टी होता है। तो ये याद रखना आप, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन। 39वां 4 ध्रुवीय डीसी जनरेटर में 1500 आरपीएम पर चल रही आर्मेचर बाइंडिंग की धारा की आवृत्ति, तो आवृत्ति निकालने के लिए सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र होगा एफ बराबर एन इंटू पी अपॉन 120। मान रख दो। एन कितना है? 1500। पोल कितने हैं? 4/120। 0 से 0, ये 3 बार 3 5 15 यानी 50। 50 क्या आ जाएगी? हर्ट्ज। 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या, तो वो आ जाएगी 50 हर्ट्ज। जानते हो ना। अगला 40वां क्वेश्चन है कि स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में कितने स्लिप रिंग होती? तो आपको पता होगी कि इसके बाइंडिंग की जाती है, रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर लगाया जाता है, स्टार कनेक्शन होता है, तो 3 स्लिप रिंग वहां पे हुआ करती हैं। कितनी होती हैं? 3 स्लिप रिंग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डीसी मशीनों में कम्यूटेटर निम्न में से कौन सा कार्य कराता है? तो आपको पता होगा कि अगर जनरेटर है तो उसमें एसी को डीसी में, और अगर मोटर है तो डीसी को एसी में निरूपित करता है, यानी दोनों ही काम ये घूर्णन युक्ति करती है। 800 वोल्ट तक तो हम अधिकतम उपयोग ले सकते हैं, क्योंकि घूर्णन होने के बाद बहुत हानियाँ, बहुत चीज़ें बदल जाती हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 42। क्वेश्चन है कि 220 वोल्ट डीसी मशीनों में शंट फील्ड प्रतिरोध 440 ओम पाया जाता है, तो शंट फील्ड करंट आप जानते होंगे कि इसे ISH बराबर होता है V/RSH। ठीक है, तो मान रख दो। मान क्या रखोगे? 220 अपॉन 440, तो कितना हो गया? 1/2, और 1/2 कितना होता है? 0.5 कितना होता है? एम्पियर। धारा निकल के आ गई 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन है कि यदि डीसी मोटर की बिना किसी लोड के गति 2000 आरपीएम है और फुल लोड की गति 1900 आरपीएम है, तो वोल्टेज नियमन क्या होगा? आप जानते होंगे कि परसेंटेज वोल्टेज नियमन VNL माइनस VFL अपॉन VFL इंटू के 100 होता है। तो मान रखते चलो और निकालते चलो। तो 2000 में से 1900 गया, यानी 100 बच्चा, अपॉन 1900 इंटू 100। तो एक इसमें जब तुम क्या दोगे? भाग दे रहे होगे, तो लगभग एग्जैक्टली नहीं जाएगा, क्योंकि 95 बार तो 5 चला जाएगा। 95 बार तो 5 चला जाएगा, क्योंकि ये फुल लोड है। मगर फिर बचेगा 5, लगभग 5 पॉइंट कुछ आएगी, यानी लगभग 5%। इसकी क्या आ जाएगी? वोल्टेज नियमन बहुत कम से कम रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बैटरी में किसी पदार्थ के रासायनिक समक्ष असमक्ष वजन को निर्धारित किया जाता है। तो भाई फैराडे का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रभाव आता है कि जो M बराबर ZI/T होते हैं, तो ये कौन होते हैं? ये फैराडे के ही, तो फैराडे जो कि इंग्लैंड के एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक हुए,
और इन्हीं ने नियम दिए, चाहे वो हम ट्रांसफार्मर में म्यूचुअल इंडक्टेंस का नियम लागू कर रहे हों, खोज भी इन्होंने उसी की। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगले चलते हैं। क्वेश्चन है कि डीसी जनरेटर में पोल सूज के साथ किस प्रकार बांधे जाते। तो ये पुराना ही तरीका अभी तक, वैसे तो हम अगर प्रैक्टिकली नए आ गए हैं, रिविट्स से करने लगे हैं, मगर ये काउंटर सैंक स्क्रू वाला पुराना ही तरीका बुकों में है, तो आंसर वो यही मान लेते हैं। चलते आगे हम क्या कह रहे हैं। आगे क्वेश्चन आया है कि एक स्टार संबद्ध 3 फेज सर्किट का फेज वोल्टेज 200 वोल्ट है। तो लाइन वोल्टेज क्या होता है, तो लाइन वोल्टेज तो आप जानते हो कि VL बराबर होता है √3 इंटू 200, यानी कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के √3 गुना होता है। तो जब आप इस 200 यानी क्या करोगे, 1.732 इंटू 200 से गुणा करोगे तो लगभग आपका 336.4 आ रहा होगा। 46 दशमलव लगभग ऐसे ही जाएगा, आप करके देख लेना। तो आंसर नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलते आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आया है कि यदि 150 ओम, 180 ओम, 160 ओम के प्रतिरोध स्टार में जुड़े हैं तो तुल्य डेल्टा कनेक्शन क्या होगा। अगर ये ही समान मान के होते ना 150 तो हम लगभग 3 गुना कर देते, ठीक है। मगर ये यहाँ पे एक दिक्कत ये हो गई कि ये समान मान के नहीं है। तो फिर इनमें एक सूत्र ऐसे आप लगाते जाना कि अगर स्टार से डेल्टा में जा रहे हो तो क्या करें। तो लगा लेना R1 बराबर RE इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA और अपॉन R1 का मान रख देना। तो यहाँ पे जब आप इन्हें कर रहे होगे, यानी कैसे कर रहे होगे, 150 इंटू 180 ऐसे रखते जा रहे होगे, फिर 180 इंटू ऐसे करोगे तो आपका लगभग जो कुल मान आ रहा होगा ऊपर का वो आ रहा होगा 40,800। ये आप तय कर लो एक बार में। अब ये R1 कितना है, 60 रख लेंगे तो 60 से इसमें भाग दोगे तो लगभग 780 आ रहा होगा। फिर ऐसे ही आप रखोगे 150 फिर 180, तो ये आपके मैच हो जाएंगे आंसर और ऑप्शन नंबर ए राइट आ रहा होगा। ठीक है, चलते हम आगे। एक डीसी शंट मोटर के टॉर्क और आर्मेचर करंट की विशेषता होती, तो आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो इस टाइप से जा रहा होगा, लगभग कुछ घट जाता है लोड बढ़ने पर, यानी टॉर्क ये हो गया टॉर्क और आर्मेचर धारा का बना रहे होगे तो इस टाइप से ये क्या हो रहा होगा, जा रहा होगा। यानी ये क्या है, लीनियर है। क्या है, LINEAR, रेखिक है। क्या है, रेखिक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ये बहुत नियत गति वाली मोटर है, लोड बढ़ने पर थोड़ी ही गति इसकी घटती है। यदि सीरीज फ्लक्स उसी दिशा में जिसमें शंट फ्लक्स है तो किस प्रकार, तो कुल फ्लक्स क्या हो गया, जुड़ गया। क्या हो गया, यानी πSH प्लस πSE हो गया, तो क्या हो गया, ये जुड़ गया। और यही अगर माइनस आए तो डिफरेंशियल कंपाउंड, और अगर जुड़ गया है तो क्या आ जाएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड। यानी संचय, तो संचय यौगिक मोटर तो कौन सी आ जाएगी, कम्युलेटिव कंपाउंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस पार्ट का। क्वेश्चन है 50 भाई, यदि एक खोखले एयर कोड इंडक्टर कॉइल में तांबे के तार 500 टर्न है जो कि 10 एम्पियर का डीसी करंट गुजारने पर 10 मिलीवीवर का चुंबकीय फ्लक्स पैदा कराते, तो इसे क्षय परिणाम कितना होगा। पहले तो ऑप्शन देखो किस में है, तो इसमें सब दिख रहा है मिलीवीवर में, यानी हमें इसे वीवर को, यानी मिलीवीवर को वीवर में बदलने की जरूरत नहीं है ना, यानी चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो क्षय परिणाम के लिए सूत्र होता है L बराबर NI अपॉन I होता है, N फाई अपॉन होता है। तो मान रखो 500 टर्न है इनटू कितना, 10 मिली के लिए मिली में ही है तो 10 रख लो सिर्फ, क्योंकि -3 रख लो नहीं तो, और अपॉन कितना आ जाएगा 10,
तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 500 मिली वेबर। कितना आ जाएगा 500 मिली वेबर। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट पार्ट का ये पूरा सेक्शन यहाँ पे सॉल्यूशन कर लिया है। अब हम सेकंड पार्ट भी डालेंगे आगे, तो आप तब तक के लिए इसे ज़रूर लगाएं, पढ़ें और इसे डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में जाकर और सब्सक्राइब कर दें और पढ़ते रहें, रोज का काम रोज करते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।